प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लेके आया हूं क्लास 8 का साइंस का 10th चैप्टर ध्वनि। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर आपको होने वाला है। इस चैप्टर को बेटे हम 2 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा। देखिए क्या होता है बच्चों, ध्वनि के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमें बेटे ये समझना है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि क्या होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कैसे करती है, स्थान तक कैसे पहुंच जाती है, या ध्वनि को हम सुन कैसे पाते हैं, या कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। देखिए बच्चों, इन चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई चैप्टर ध्वनि के बारे में है, तो ध्वनि होती क्या है वो देखते हैं हम। देखिए क्या होता है बेटे, ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि यानी कि आवाज, ये आवाज इस जो हेडिंग है ना, इसी में आपको आंसर भी दे दिया कि भाई ध्वनि जो है वो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कंपित वस्तु क्या होती है बेटे, जो कि कंपन करती है। कंपित यानी कि कंपन करती है। अब कंपन क्या होता है भाई, कंपन हम सबको पता है भाई, जब ठंड लगती है तो सब कांपते हैं ना, तो कांपते कैसे, आगे पीछे हिलते रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि आगे और पीछे की गति है ना, ये आगे और पीछे की गति को ही हम क्या कहते हैं बेटे, कंपन कहते हैं। आगे पीछे की गति को हम कंपन कहते हैं। और जब भी कंपन होगी तब वहां पे क्या होगा बेटे, ध्वनि प्रोड्यूस होगी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर भी कंपन होगा वहां पर ध्वनि आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भैया किसी वस्तु की माध्य स्थिति, यानी कि जो अपनी स्थिति को छोड़कर कोई भी वस्तु इधर उधर या आगे पीछे गति करती है तो उसे हम कंपन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब कसकर किसी रबड़ को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है बेटे, वो कंपन करती है, और कंपन करने के साथ साथ क्या करती है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। जब वो कंपन करना बंद कर देती है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि भाई जहां पर भी कंपन होगी ना दुनिया में, वहां पर ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो कंपायमान वस्तुएं होती हैं, जो कंपन करती हुई वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती है बेटे, ध्वनि को उत्पन्न करती है, ठीक है। और ये कुछ स्थितियों में तो हम इनको आसानी से देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, अगर हम लोहे की थाली पर या स्टील की थाली पर चम्मच को मारेंगे तो वो कंपन करती हुई हमें दिख जाएगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर बेटे हमें कंपन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनका आयाम बहुत ज्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर आप फर्श पे थप्पड़ मारो, ठीक है, फर्श पे मारा, दीवार पे मारा, तो बेटे क्या होगा, वहां पर हमें दीवार थोड़ी हिलती हुई दिखेगी, दीवार थोड़ी आगे पीछे करेगी, या फर्श थोड़ी आगे पीछे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि बेटे वहां पर जो हमने मारा है वहां पे आयाम कम था। देखिए ध्वनि जो होती है, ध्वनि हर माध्यम में अलग अलग रूप से विचरण करती है, ठीक है। ठोसों के अंदर ही ज्यादा अच्छे से विचरण कर पाती है, खासकर मेटल के अंदर। ये हमारी थाली है, ये बेटे क्या है, धातु की बनी हुई है, और धातु के अंदर जो ध्वनि है वो अच्छे से ट्रेवल कर पाती है, इसलिए हम ध्वनि की कंपनों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन बाकी जगह पर ध्वनि को बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन असलियत में वहां पर भी ध्वनि यानी कि कंपन होती है, वो चीजें भी, ठीक है। तो आगे देखिए, जितने भी हम वाद्य यंत्र हो गए, चाहे एक तारा हो गया, चाहे मंजीरा हो गया, चाहे ये मंजीरा हो गया, चाहे ढोल हो गया, ये मटका हो गया, इन सबको बजाते हैं। तो अब क्या होता है, देखिए बेटे, जब भी हम मंजीरा, घटम, नूट या करताल देखे होंगे, जब हम इनको बजाते हैं ना, तो ये पूरा, जैसे मान लीजिए अब इसकी तार को हम ऊपर इस साइड में रगड़ते हैं तो ये कंपन करती है तार। ये केवल तार कंपित नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा वाद्य यंत्र ही कंपित होता है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई जब हम किसी वाद्य यंत्र, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे सितार हो गया, ठीक है, उसके तार को खींचते हैं, कर्षित करते हैं, तो केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन पूरा का पूरा यंत्र भी कंपित करता है, इसलिए पूरे यंत्र से कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंग को, ढोल को झिल्ली पर आघात करते हैं तो केवल झिल्ली ही नहीं कंपित होती, बल्कि पूरा का पूरा यंत्र ही कंपित होता है। तभी उनको क्या बोलते हैं, अंदर से खोखला बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मनुष्य ध्वनि उत्पन्न कैसे करता है, ठीक है। अब हम भी तो आवाज बोल रहे हैं, जब मैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज इस माइक में रिकॉर्ड हो रही है, मैं भी तो बोल ही रहा हूं ना। तो अब ये बोल रहा हूं तो ये ध्वनि निकल कैसे रही है, हमारे शरीर के अंदर से क्या चीज है जो ध्वनि को निकाल पा रही है, ठीक है। तो इसके लिए बेटे हम देखेंगे, हमारे इसको पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखा है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसके ना अंडरलाइन करके, इसको ऐसे कैसा पेपर में लिखाइएगा, पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, मनुष्यों में पहला पॉइंट यह है कि भाई मनुष्यों में ध्वनि के लिए वाक यंत्र अथवा कंठ होता है, ठीक है। हमारे गले के अंदर क्या होता है बेटे, वाक यंत्र होता है, बोलने का एक यंत्र होता है जिसको हम कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि भाई यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना है कि गले में कंपन हो रही नहीं हो रही, तो दोनों उंगलियों को गले पे रखिए और कुछ बोलिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई शरीर में कुछ ना कुछ तो कंपन हो रही है, गले में कुछ ना कुछ तो कंपन हो रही है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो कंठ होता है ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया, वाक यंत्र कंठ के आर पार 2 वाक तंतु होते हैं, यहां पर 2 वाक तंतु आपको देखने को मिल जाएंगे, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और इस प्रकार से तनित होते हैं, इस प्रकार से खिंचे हुए होते हैं कि इनके बीच में वायु की निकलने के लिए एक पतली झिर्री होती है। यहां पर देखिए छोटी सी जगह दिख रही है ना आपको, यहां से हवा पास हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं,
जब फेफड़ों से बाहर हवा निकलती है तो ये जो वाक तंतु थे ना बेटे, ये वाले, ये क्या कंपन करने लग जाते हैं, क्या बेटे, कंपन करने लग जाते हैं। और हमने पढ़ा है कि जहां पे कंपन होती है वहां पर क्या होती है बेटे, ध्वनि निकल जाती है। ठीक है, तो जब ये वाक तंतु कंपित होंगे तो हमारी ध्वनि निकल जाएगी। ठीक है, वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमने सीख लिया कि भाई मनुष्य किस प्रकार से आवाज को निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाक तंतु से जो मांसपेशी जुड़ी होती है बेटे, जो मसल्स इससे जुड़ी होती है ना, वो इनको कभी भी ढीला भी कर सकते हैं और कभी भी इनको टाइट भी कर सकते हैं, यानी कि कठोर भी कर सकते हैं, जिससे कि आवाज की जो ध्वनि है, क्वालिटी है, वो बदल जाएगी। ठीक है, जब भी तना हुआ कर लेंगे या ढीला कर लेंगे, जब तने हुए पतले होंगे तो वाक तंतु की ध्वनि का प्रकार अलग होगा, जब वो ढीले होंगे तो उसकी आवाज जो टाइप का होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसका एग्जांपल आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने बनाया भी होगा, बहुत खेलते हैं बच्चे बचपन में से बहुत खेलते हैं कि भाई दो पत्ती ऐसे ली, इसमें बीच में छेद कर लिए, जब फूंक मारेंगे तो इसमें क्या होगी, आवाज हमारे को निकल के सामने आती है। ठीक है, तो ये आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भाई ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। अब देखिए बेटे, जो ध्वनि है ना वो चलती कैसे है। अब पहली बात तो ये है कि भाई ध्वनि जो होती है, अच्छा यहाँ पर एक चीज रह गई कि भाई जो पुरुषों के जो वाक तंतु होते हैं ना, वो उनकी लंबाई होती है 20 mm की, और महिलाओं की लंबाई होती है 15 mm की वाक तंतुओं की। बच्चों की और भी छोटी होती है, तो इसलिए तीनों जब बोलते हैं तो तीनों की आवाजें अलग अलग हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो ये इसका वो हो गया। ठीक है, अब ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की बात करें, कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से ध्वनि क्या कर रही है बेटे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर पा रही है। ध्वनि बेटे हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है, ऐसे 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 ट्रेवल करती है वो, है ना, कंप्रेस होती है, रिलीज होती है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। इतना आप समझिए कि भाई ध्वनि क्या है, वेव्स के माध्यम से आगे बढ़ती रहती है ना। तो संचरण के लिए इनको कोई सा माध्यम चाहिए। अब बेटे माध्यम की जब हम बात करते हैं तो ध्वनि के लिए सिंपल सा देखिए, दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली चीज ये कि ध्वनि किसी भी माध्यम में, या इसकी जगह लिखिए कि ध्वनि बेटे हर माध्यम में संचरित कर सकती है, संचरण कर सकती है, हर माध्यम में संचरित हो सकती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो हमारी ध्वनि है बेटे वो हर माध्यम के अंदर संचरित हो सकती है, चाहे वो माध्यम बेटे आपका ठोस हो, चाहे वो माध्यम आपका बेटे द्रव हो, चाहे वो माध्यम आपका बेटे गैस हो, हर माध्यम के अंदर ध्वनि संचरित हो सकती है। लेकिन एक माध्यम बेटे ऐसा है जिसके अंदर ध्वनि नहीं चल पाती, उसको हम बोलते हैं निर्वात। निर्वात क्या होता है, निर्वात, निर्वात यानी कि नी मतलब नहीं, वात यानी कि हवा, जहां पर बेटे हवा ना हो, जैसे कि अंतरिक्ष हो गया, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटे वैक्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों, वैक्यूम बोल देते हैं। जहां पर हवा नहीं होती वहां पर ध्वनि नहीं चल सकती, इसके अलावा हर जगह पर ध्वनि बेटे चल सकती है, इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर लिख भी रखा है कि ध्वनि केवल निर्वात में नहीं चल सकती। अब निर्वात क्या है, जहां से वायु पूरी तरीके से निकाल दी जाती है वहां पर ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकती। इसके अलावा जहां पर चल सकती है उसके एग्जाम्पल है, जैसे पानी में घंटी में ये चल पाएगी, आपको सुनाई दे जाएगी। ठीक है, ये तार इससे बोलोगे तो भी सुनाई दे जाएगी, टक टक करते हैं ना टेबल पे, हमने देखा है कि बच्चे खेलते हैं, ढोलक बजाते हैं उस पर सर रख के, कान रख के। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर भी ध्वनि सुनाई दे जाएगी, अथवा धागे के अंदर भी ध्वनि आपको सुनाई दे जाएगी। आप बना के देखिए, इससे आपको दूर भी खड़े होंगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी। यानी कि ध्वनि हर माध्यम में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन किस माध्यम में ट्रेवल नहीं कर सकती बेटे, जहां पर निर्वात होता है वहां पर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है, इतना आपको याद रखना है बेटे। ठीक है, अब देखिए यह द्रव, गैस, ठोस कोई भी हो सकता है, इसमें हम ध्वनि को सुन सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बेटे हमने देखा कि ध्वनि को प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, उत्पन्न कैसे किया जा रहा है, लेकिन अब हम सुन कैसे पा रहे हैं। सुनने के लिए भी तो कुछ हमारा प्रोसेस होता होगा, सुनने के लिए भी तो हमारे शरीर में कुछ होगा जिससे कि हम ध्वनि को सुन पा रहे हैं। तो इसके लिए भी बेटे पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखेंगे कि भैया पहला जो पॉइंट है वो ये है, क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। ठीक है, यानी कि जो कान का बाहरी जो भाग है आपका, पहला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक हो गया कि भाई कीप क्या आकार का होता है। कीप क्या होती है बेटा, आपने मम्मी ने आपको बोला होगा बेटे जब तेल लिया, तो आप तेल लेने गए होगे, तो जब खुला तेल लेते हैं ना तो ऐसे करके एक कीप टाइप के होता है जिसमें तेल डालते हैं और वो ऐसे करके चले जाता है बोतल के अंदर, जब बोतल का छेद छोटा होता है। ठीक है, तो यही कीप जो होती है, इसी आकार का हमारा कान देखेंगे आप, बाहर से ऊपर उठा हुआ है ताकि आवाजों को अंदर की तरफ लाया जा सके। तो पहला पॉइंट हो गया कि कान कैसा होता है, कीप के आकार का होता है। दूसरा कि जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है, इसके सिरे पर एक तनित रबड़ की झिल्ली होती है भाई। ठीक है, यानी कि एक कान के अंदर की जो नली है उसमें से जब आवाज जाएगी तो उसके अंदर क्या होती है बेटा, एक झिल्ली सी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं, तीसरा पॉइंट, कर्णपटा, यानी कि कान का पर्दा बोल देते हैं बेटे। ठीक है, अब ये कान का पर्दा करता क्या है, ये कान का पर्दा बेटे एक रबड़ की तरह काम करता है। जब कोई भी ध्वनि इस पे आती है तो ये कंपित होता है। क्या होता है बेटे, कंपन करता है। ये कान का पर्दा कंपित होता है
और हमको पता है कि जहां पर कंपन होता है वहां पर क्या होती है बेटे, ध्वनि होती है। याद रखना है, जहां पर कंपन वहां पर ध्वनि। दोनों भाई बहन है, ठीक है। आगे देखिए, कर्णपटल क्या करेगा, उसके बाद ये जो ध्वनि आई थी, जो कान का पर्दा जो कंपित हुआ, उसने कंपनों को आंतरिक कर्ण के पास भेज दिया। उसके बाद वहां से संकेतों को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पे भेज दिया जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या सुनाई दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखे कि ध्वनि आई 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 आई, कान के अंदर घुसी, कीप का आकार है, ये कीप के जैसा आकार था। ध्वनि आई 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 आई, कान के पर्दे से टकराई, कान का पर्दा हुआ कंपित। क्या हुआ बेटे, कंपित हो गया। कंपित होने के बाद इसने सिग्नल भेजे आंतरिक कर्ण को। आंतरिक कर्ण ने किसको भेज दिए बेटे, मस्तिष्क को इसने सिग्नल भेज दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर पाएंगे बेटे, सुन पाएंगे। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा एक कान का प्रत्येक का ये जो डायग्राम है आपको याद करके जाना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो बेटे 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति। अभी हमने कंपन देखा कि आगे पीछे की जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटे, कंपन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटे, कंपन क्या है। कंपन हमें पता है कि इधर उधर या आगे पीछे की गति कंपन होती है। इस गति को, कंपन वाली गति को हम बेटे दोलन गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपने 7वीं पिछली क्लासों में भी देखा होगा तो हमने गतियों के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर दोलन गति थी कि घड़ी की जो सुई होती है ऐसे ऐसे इधर से उधर जाती है, पेंडुलम वाली गति, तो वो दोलन गति होती है। ठीक है, तो दोलन गति आगे पीछे कंपन वाली गति ही होती है बेटे। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कंपन होते हैं ना, 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में जितने भी दोलन होते हैं इनको बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटे, मान लीजिए 1 सेकंड में कोई भी ऐसे ऐसे 1 सेकंड में जितनी बार भी ये होगा ना 1 सेकंड में, तो वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी बेटे। ठीक है, इस आवृत्ति को हम हर्ट्ज के अंदर नापते हैं। ठीक है, HZ बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वस्तु है जो 1 सेकंड में 20 बार आवृत्ति करती है, दोलन करती है, तो यानी कि उसकी आवृत्ति 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 पर सेकंड, 20 आवृत्ति पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखें, इससे ये जो आवृत्ति होती है ना, इससे हम ध्वनि को पहचान भी सकते हैं कि भाई कैसी ध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए, 2 चीजें हैं, एक आयाम और एक आवृत्ति। ये दोनों किसी भी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं बेटे। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया था आपका। ठीक है, कि ध्वनि के आयाम और आवृत्ति, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था कि ध्वनि के 2 गुण कौन कौन से होते हैं, तो भैया आयाम और आवृत्ति। आयाम क्या होता है, देखिए जब भी ध्वनि हम बात करते हैं तो हमारे जो कितनी ऊंची वेव उठती है, ये जितनी ज्यादा ऊंची ये उठेगी ना, वो ही होगा बेटे आयाम। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ध्वनि आपकी प्रबल होगी। ठीक है, और उतना तारत उससे ज्यादा होगा। देखिए इसके बारे में समझते हैं, अच्छे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि जो ध्वनि की प्रबलता है, जो ध्वनि की ताकत है, वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। जितना ज्यादा आयाम होगा, आयाम अगर डबल होगा ना, तो प्रबलता उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, वर्ग के समानुपाती होता है ना, तो जितना ज्यादा आयाम उतनी ही डबल उसकी क्या हो जाएगी बेटे, प्रबलता हो जाएगी। जितनी ज्यादा वेव्स उठेंगी उतनी ज्यादा उसकी ध्वनि साउंड तेज हमको सुनाई देगी। अब इस प्रबलता को जो है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है, 80 dB, कितना, 80 dB यानी कि 80 डेसिबल से जितने भी ऊपर की आवाजें होती है उनको बेटे शोर माना जाता है। ठीक है, अब आपने देखा भी होगा जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो चालान काटती है ना, इसी उस पर काटती है कि भाई किसी भी जो वाहन की जो साउंड है वो 80 जो साइलेंसर की साउंड है 80 डेसिबल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है कि सामान्य श्वास होती है 10 डेसिबल की होती है, फुसफुसाहट 30 डेसिबल की, बातचीत 60 डेसिबल की, व्यस्त यातायात जो होते हैं 70 डेसिबल का, फैक्ट्रियों की आवाज़ 80 डेसिबल, और 80 से ऊपर की जितनी भी होती है वो कष्टदायक होती है शरीर के लिए, उसको शोर कहा जाता है। ठीक है, अब ध्वनि कितनी तेज होगी उसकी डिपेंड करती है उसके आयाम पर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब आयाम ज़्यादा होगा तो प्रबलता भी ज़्यादा हो जाएगी, जब आयाम कम होगा तो ध्वनि बेटे मंद होगी, यानी कि कम सुनाई देगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है बेटे कि भाई आयाम के साथ हमने देखा था आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा तीक्ष्णता या तारत्व हो जाएगा। कंपन जितनी ज्यादा होगी 1 सेकंड में, उतनी ज्यादा आवाज आपकी तिखी लगेगी हमको सुनने में। ठीक है, यदि आवृत्ति अधिक होगी तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी हो गई भाई। ठीक है, जैसे कि लड़कियों की आवाज बेटे सुनने में बहुत ज्यादा तीखी होती है, अगर वो तेज बोले ना लड़कियां तो चुभने जैसी उनकी आवाज होती है। ठीक है, तो इसीलिए होता है वो, क्योंकि बेटे उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। और लड़कों की फटेबाज जैसी लगती है, भारी भारी आवाज लगती है, क्योंकि उनकी आवृत्ति बेटे कम होती है। जैसे ढोल है, ढोल ढम ढम सुनाई देता है तो इसकी आवृत्ति कम होती है, लेकिन बांसुरी की आवृत्ति बेटे ज्यादा होती है, या सीटी की आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए उसकी आवाज भी हमें तीखी सुनाई देती है। इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है इसलिए उसकी तारत्व कम होता है। ठीक है, इसके अलावा सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, तारत्व ज्यादा होता है। ठीक है, पक्षी की तारत्व ज्यादा होता है,
और शेर की दहाड़ में तारा तो मंद होता है, इसलिए आवाज़ भारी भारी हमको सुनाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ की तुलना में ज़्यादा तीखी होती है, जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, अगला टॉपिक है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य बेटे क्या होता है, जिसको हम सुन सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं भाई। अब इंसानों की अगर मैं बात करूं तो भैया देखो सिंपल सा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज, इन दोनों के बीच की जो साउंड है वो ही इंसान मनुष्य क्या कर सकता है बेटे, सुन सकता है। उससे ऊपर की और उससे कम की हम नहीं सुन सकते। बस यही है, जो भी है श्रव्य ध्वनि क्या है, 20 है, 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड है। अश्रव्य इनसे ऊपर और नीचे की साउंड हो जाएंगी, सिंपल सा। ठीक है, ये केवल इंसानों के लिए है। अब जानवर बेटे इनसे नीचे का भी सुन सकते हैं, इनसे ऊपर का भी सुन सकते हैं। वो कुछ जानवर हो गए, जैसे कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकते हैं। कुत्ते होते हैं वो सुन सकते हैं बेटे। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का प्रयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं बेटे, लेकिन मानव नहीं सुन पाते। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड, अच्छा इनका इस्तेमाल बेटे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह निकालने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे ध्वनि के प्रयोग है। ये आप बड़ी क्लासेस में और भी ज्यादा अच्छे से आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, अगला क्या है, अच्छा ये मैंने पहले बता दिया आपको कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजों को हम सुन पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा शोर क्या होता है, संगीत क्या होता है। शोर देखिए भैया, जो सुनने में अच्छा ना लगे, अप्रिय ध्वनि, अप्रिय ध्वनि यानी गंदी ध्वनि जो सुनने में अच्छी ना लगे वो शोर हो जाएगी। और सुस्वर जो सुनने में आहा मजा ही आ जाए एकदम सुनने में, वो हो जाएगी हमारी क्या बेटे, संगीत हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, तो याद रखना, जैसे हारमोनियम से या जो सिंगर गाना गाते हैं तो वो अच्छा होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बेटे, जब अवांछित ध्वनियां, अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां ध्वनि वातावरण में फैल जाएंगी, उसे बोलेंगे हम ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ या रेडियो की आवाज़, जो भी ज़्यादा आवाज़ें जो सुनने में अच्छी ना लगे, जब वो ज़्यादा हो जाएंगी तो उसी को हम बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जैसे कि बेटे वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखों की ध्वनियाँ, मशीनें, लाउड स्पीकर। ठीक है, घर के अंदर ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे मिक्सी हो गई, ठीक है, कूलर हो गए, वातानुकूलक हो गए, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इनके नुकसान क्या क्या ध्वनि प्रदूषण के, देखिए बेटे अनिद्रा यानी कि नींद में कमी हो जाएगी, तनाव स्ट्रेस होने लग जाएगा, चिंता हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हो सकती है। अगर ज्यादा सुनोगे तो भैया आपकी जो सुनने की क्षमता है वो भी अस्थायी रूप से या परमानेंट रूप से खत्म हो सकती है। ठीक है, आप ध्वनि को रोकेंगे कैसे, प्रदूषण को कम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ध्वनि प्रदूषण को अगर कम करना है तो ध्वनि के स्रोतों पर लगाम लगाओ, जहां से ध्वनि निकल रही है वही बंद करो ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि स्रोतों पर नियंत्रण करेंगे। जैसे कि बेटे गाड़ियों के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, उसके इंजनों में, यातायात में, वाहनों में, मशीनों में साइलेंसर लगा सकते हैं। रव शामक युक्ति यानी कि साइलेंसर लगा दो, जिससे कि आवाज कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा उद्योगों को, जो फैक्ट्रियां हैं उनको घरों से दूर स्थापित करो, ताकि क्या हो सके बेटे, उनकी जो वो है ना आवाजें हैं वो नॉर्मल लोगों के घर तक ना जाए। हॉर्न का उपयोग कम से कम करें, ध्वनि की प्रबलता कम रखें। इसके अलावा सड़कों पे, भवनों के आसपास पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं बेटे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। इसके बारे में और बड़ी क्लास में पढ़ोगे, जो भी हार्ड चीजें होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो सोख लेंगे, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेंगे जो पेड़ पौधे होंगे, इसलिए ध्वनि की जो प्रदूषण का लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट टॉपिक है श्रवण क्षति। क्या होता है, कुछ जीव जंतु या कुछ इंसान बेटे ऐसे होते हैं बेटे जिनको सुनने की क्षमता जिनकी कम होती है। ठीक है, पूर्णतः श्रवण क्षति जो विरले ही होती है। ज्यादातर जो पूरी तरह से होंगे भाई वो तो अलग ही हो गए, लेकिन वो तो जन्मजात होती है बेटे कि भाई पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा है। लेकिन जो अशक्तता है, किसी को भाई डिसेबिलिटी है, कम सुन पा रहा है, किसी बीमारी की वजह से, चोट की वजह से, उम्र के कारण, श्रवण शक्ति बच्चों को विशेष देखभाल बेटे आवश्यकता होती है बच्चों के लिए। तो ठीक है, इनको बेचारों को इंगित भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है, साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जब भी श्रवण शक्ति जिस बंदे की कम होगी ना, वाक शक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, बोलने की क्षमता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उनकी वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या बेटे एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए कई सारी मशीनें आ गई है, जिससे कि आवाजों को बढ़ाकर कान के अंदर, आपने देखा होगा कई जो लोग हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, वो कान में एक मशीन लगा के रखते हैं। उसका काम क्या होता है कि जो भी बाहर की आवाजें है ना, उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम को बढ़ाकर सुनाई दे, जिससे कि वो लोग सुन पाए। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि जीवन की गुणवत्ता में विचारों की सुधार आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है बेटे। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर में था। इसके प्रमुख शब्द बेटे आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से भी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर बताएं कि आपने इस चैप्टर में आपको कोई डाउट रह तो नहीं गया। ठीक है, जो भी आपका डाउट है आप वो कमेंट में लिख सकते हैं।